we were discussing the derivation of frequencies for continuous systems, and in continuous systems we were at torsional vibrations of shafts, and we saw that for shafts we have got the theta variable as the dependent variable, and x and t are independent variables. And in terms of these variables, we get the wave equation. And now the next step, let me repeat the steps that you have to follow for each derivation of your continuous system. The first step is derive wave equation. Second step is solve wave equation. And third step is derive frequency equation and mode shapes. Now, mode shapes will be developed for three further cases. It could be a condition of fixed entity, or free entity, or fixed free entity. Now, please note and remember that whenever you get a question of continuous systems, the first thing that you have to check is what is asked of you to do. If you blindly go for deriving the entire thing that was taught in the class, then you will end up spending a lot of unnecessary time. So carefully read the question to understand what is exactly asked of you. Sometimes you might just be asked these two things: derive the wave equation, or rather, this can be rewritten or reworded as derive the equation of motion. So the equation of motion in the case of a continuous system executing simple harmonic motion happens to be the wave equation. तो वेव इक्वेशन डिराइव करने को डायरेक्टली शायद आपको बोले नहीं, आपको बोलेंगे कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन वेव इक्वेशन ही है. ओके, सो इट शुड नॉट मैटर हाउ द क्वेश्चन इज वर्डेड, किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे कंफ्यूज नहीं होना है. सेकेंड स्टेप इज सॉल्व द वेव इक्वेशन. सॉल्व द वेव इक्वेशन से क्या मिलेगा? यू गेट द जनरल सोल्यूशन. दिस इज कॉल्ड एज द जनरल सोल्यूशन. सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन जब हो जाता है, ठीक है. जनरल सॉल्यूशन जब मिल जाता है, फिर उससे फर्दर आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं और उसके बाद मोड शेप्स बना सकते हैं. तो अगर ये पूछा जाए तो ही करना है. और हो सकता है आपसे ये दो पार्ट्स पूछ ले, भाई वेव इक्वेशन बोले कि डिराइव मत करो, हमें पता है तुमको डिराइव करना आता है, ठीक है. तो स्टार्ट विद द वेव इक्वेशन एंड शो अस हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. तो वेव इक्वेशन सीधे लिख देनी है, उसको डिराइव नहीं करना है, और जनरल सॉल्यूशन डिराइव करना है उसका. और उसके बाद फिर आपसे हो सकता है कि फर्दर पूछा जाए कि डिराइव करो इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन और मोड शेप बनाओ. और मोड शेप जब बनाने की बात आती है अगर, तो आपको इनमें से कोई एक कंडीशन दी जाएगी. तो ऐसा कहा जाएगा कि ड्रॉ द मोड शेप्स फॉर फिक्स्ड कंडीशन, या फिर कहा जाएगा ड्रॉ द मोड शेप्स फॉर फ्री कंडीशन, या फिर ड्रॉ द मोड शेप्स फॉर फिक्स्ड फ्री कंडीशन. तो इन तीनों में से किसी एक के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा. अब इसमें भी जो ब्लाइंडली रट करके अब कहीं पे भी जाके छापने में विश्वास रखते हैं, वैसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मोड शेप क्वेश्चन में दिखा नहीं और सारे के सारे मोड शेप्स बना के आ जाएंगे एग्जाम में, फिक्स्ड के, फिक्स्ड फ्री के, फ्री के, सबके बना देंगे और 10 मिनट वहाँ खराब करेंगे. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन रीडिंग द क्वेश्चन एंड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्या पूछा है. और मोस्टली इस टॉपिक में आपको मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं, द प्रिपरेशन इज वेरी इजी. ठीक है. अपन को थोड़ा टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डेरिवेशन, कि भाई कौन सी चीज़ क्यों आती है, कैसे आती है. तो इसकी पूरी फिलॉसफी भी समझ रहे हैं अपन.
अदरवाइज इसकी प्रिपरेशन बहुत आसान है। आपको जो नोट्स दे रखे हैं, और नोट्स में इसके अलावा मैंने देखो नोट्स में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर रखी है मैंने, और मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक दिस। आपको सिर्फ क्रक्स अपने मतलब की छोटी छोटी इक्वेशंस में बात करनी है, छोटे छोटे फिगर्स में बात करनी है, लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखनी है। तो मैंने आपको ट्रिक्स तो बता दिया है, हाउ टू सेव टाइम इन एग्जामिनेशन। यू रिविजिट यस्टरडेज वीडियो टू रीचेक कि किस तरह से एग्जाम में लिखना है। लंबी लंबी कहानियां लिखोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है। एनीवे anyway, इसकी प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ जो स्टेप्स दिए हुए हैं इसको अगर आप एज इट इज बाय हार्ट कर लें तो दैट इज मोर देन इनफ। सो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट फॉर एवरीबडी। People who do not understand the derivation can simply remember it by heart. That will also work. But being good students of engineering, it is always advisable you should know what you are doing. तो मेरा एडवाइस तो ये रहता है कि रटिए मत, पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद चाहो तो रट लो। ठीक है। ताकि आपको पता तो रहे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें भी होती है इंजीनियरिंग में, ये चीजें क्यों आती हैं। वेव इक्वेशन को वेव इक्वेशन क्यों कहा जाता है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेव इक्वेशन। और इसका आंसर क्या है, इट्स सिंपल। क्योंकि इसका जो सोल्यूशन जब अपन निकालेंगे तो अपने आंखों के सामने आएगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, विच इज अ वेव, अ साइनोसॉइडल वेव। एंड दैट इज व्हाई द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर सिंपली चोज टू कॉल इट एज अ वेव इक्वेशन। दैट्स ऑल। चलो एनीवे, सो दीज थिंग्स वर डिस्कस येस्टरडे। आपको पता लग गया है कि कंटिन्यूस सिस्टम की कभी भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं। तीनों पार्ट्स एक साथ पूछे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि कभी ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे। देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपसे ये पूरा का पूरा काम करवा ले आरटीयू के अंदर। सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। एनीवे, हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ वेव इक्वेशन कर लिया, एंड नाउ we are going to learn how to do the second step, that is solving the wave equation to obtain the general solution. और अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं टॉर्शनल वाइब्रेशंस ऑफ शाफ्ट्स की, जिसकी वेव इक्वेशन आई थी अपने पास डॉट टू थीटा अपॉन, एक सेकेंड, ये इज इक्वल टू 1/c² डॉट टू थीटा अपॉन डॉट टी स्क्वायर। दिस इज द वेव इक्वेशन। ठीक है। वेयर c इज इक्वल टू √g/ρ। एंड yesterday we had even discussed कि इसका सॉल्यूशन निकालने का क्या मतलब होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है, पहले तो आप ये पता करो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। देयर इज ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल विच अपीयर्स इन द न्यूमरेटर ऑफ योर डेरिवेटिव्स। सो थीटा इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? those variables that appear in the denominator of your derivatives। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं जो डिनोमिनेटर में हैं, x और t दोनों। So basically the solution of this differential equation will simply be the task of finding theta as a function of x and t। तो ये जो अननोन इक्वेशन लिखी है कि थीटा x और t का फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है, कैसा दिखता है, इसको पता करना ही इसका सॉल्यूशन कहलाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, खास करके वेव इक्वेशंस कभी भी दिख जाए तो उसके लिए प्रूव्ड टेक्निक है, मतलब अप्रूव्ड है, पहले से जांच करी हुई और परखी हुई टेक्निक है, जिसमें कि आपको शक करने की जरूरत नहीं है। और वो कौन सी टेक्निक है? वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या चीज है? कोई आपसे ऐसे ही पूछ ले कि ये वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा होगा आपने, क्या है ये? तो आप सीधे जवाब दे सकते हैं कि देखो भाई, वेव इक्वेशन आती है हमारे कंटिन्यूअस सिस्टम्स में, तो उसको जो सॉल्व करना होता है उसके लिए यूज किया जाने वाला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और ये वाइब्रेशन इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस और द मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है? वो ये कहता है कि इमेजिन करो या फिर लेट थीटा बी
expressible as a product of some two unknown functions x and t, such that x is only a function of small x and t is only a function of time. ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक बार अपन ये जांच करके देख लेते हैं या चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा सॉल्यूशन निकलता है क्या इसका थीटा का, क्योंकि अपने को अभी थीटा के बारे में कुछ नहीं पता इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। अपने को अभी सिर्फ इतना दिख रहा है कि एक इक्वेशन के एक साइड में पूरा डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो रहा है और इक्वेशन के दूसरे साइड में पूरा डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इस फॉर्मेट को देख करके हमको शंका हुई कि इसका मेथड, इसका सॉल्यूशन है ना ऐसे निकल सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बेसिकली दे ऑल ऑफ देम स्टार्ट विथ समवॉट, यू कैन अज्यूम इट लाइक वॉकिंग इनटू अ डार्क रूम। मतलब क्या करना है पहले किसी को पता नहीं है, फिर अपन तुक्का लगा लगा के चलते हैं, कहीं पे कोई चीज मिलती है, फिर उससे अपन को चीजों की पुष्टि होती जाती है और इवेंचुअली फिर अपन सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो जनरल सॉल्यूशन करने की जो बात है ये बहुत सालों से मैथमेटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ी हेडेक है। सो देर इज नो एक्चुअल साइंस बिहाइंड कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन ऐसा क्यों करते हैं। अभी आप मेरे से इस टाइम पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ये आपने जबरदस्ती लेट करके ऐसा क्यों किया। भाई ऐसे तो लेट करना हो तो मैं ये भी कर लूं, ऐसा क्यों नहीं मान लूं। लेट करना हो तो ऐसा भी मान लूं, ऐसा भी मान लूं, ये मल्टीप्लिकेशन ही क्यों माना, ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कई सारी चीजें ट्राई की जा चुकी है, हो सकता है मैथमेटिशियंस ने ये भी ट्राई किया हो, ये भी ट्राई किया हो और ये भी ट्राई किया हो, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल और नॉट मच कंपैटिबल एज दिस assumption। तो इससे शुरुआत करते हैं तो आंसर मिलता है हमें, ये मान के चल लो आप। तो एनीवे, we don't have the convenience of questioning all the things right now. Let us proceed as indicated। तो वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक ये कहता है कि दो सेपरेट फंक्शंस के रूप में इसका सॉल्यूशन इमेजिन करो जिनको कि आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो थीटा मिलेगा। और ये दोनों इस तरह की सेपरेट फंक्शंस हैं कि कैपिटल एक्स का टाइम से कोई लेना देना नहीं है और कैपिटल टी का एक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मान लिया साहब। अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है, अगर मेरा थीटा एक्स और टी का प्रोडक्ट है तो बताओ डॉ टू थीटा अपॉन डॉ एक्स स्क्वायर क्या आएगा। कोई गैस कर सकता है क्या? जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेरी। डॉ टू थीटा अपॉन डॉ एक्स स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना कैपिटल टी के अंदर तो एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब जब मैं थीटा को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो टाइम वाला ये टी, कैपिटल टी का जो पूरा ब्लॉक है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, so the solution to this should be capital T multiplied by d2x upon dx square। ये आना चाहिए, सही है कि नहीं बता दो। और अब ये भी सोचना कि अब की बार मैंने डॉ क्यों नहीं यूज किया, डी क्यों यूज किया। सही है सर। सही है ना? सर क्योंकि कैपिटल एक्स को जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले ये जांच करूंगा कि भाई कोई दूसरा वेरिएबल तो नहीं है अंदर, और वो अपन ने पहले ही कह दिया दूसरा वेरिएबल नहीं है, उसमें सिर्फ एक्स ही एक्स है। तो इसलिए हम लोग प्रॉपर डिफरेंशिएशन का डी यूज करेंगे, डॉ यूज नहीं करेंगे। फिर ठीक है, अब उसी तरीके से अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डॉट टू थीटा अपॉन डॉट टी स्क्वायर। इसका आंसर आप दो। एक्स डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आप अपनी वेव इक्वेशन में जाइए, वेव इक्वेशन के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डॉट टू थीटा बाय डॉ एक्स स्क्वायर बैठा है, राइट हैंड साइड में डॉट टू थीटा अपॉन डॉट टी स्क्वायर बैठा है। इन दोनों की जगह पर आपने अभी अभी जो ये दो चीजें निकाली है इनको सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये अपना क्या आएगा, लेट अस सेव अ लिटिल बिट मोर टाइम एंड लुक इनटू द नोट्स डायरेक्टली। ये देखो,
मैंने थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डबल डिफरेंशिएट किया तो ये आया, और दूसरी बार डिफरेंशिएट किया टाइम के साथ 2 बार तो ये आया। अब मैं वेव इक्वेशन में इनको रख दूंगा। देखो जहां पर डॉ टू थीटा अपॉन डॉ एक्स स्क्वायर था, वहां पर तो मैंने रख दिया ये यहाँ पे इक्वल टू 1/c² टाइम्स, जहां पर डॉ टू थीटा अपॉन डॉ टी स्क्वायर था वहां पर रख दिया ये चीज आ गई। ठीक है, देन आई रीअरेंज्ड इट। कैसे रीअरेंज किया? मैंने इस तरह से रीअरेंज किया कि भाई देखो x का जहां डेरिवेशन डिफरेंशिएशन हो रहा है वहां पर t ना बैठे, और जहां पर t का डिफरेंशिएशन हो रहा है वहां पे x ना बैठे। तो इस x को ले गया इस तरफ नीचे, और इस t को ले गया इस तरफ नीचे, और ये c स्क्वायर को ऊपर ले जा करके x के ऊपर पटक दिया। सो अ सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स टू ऑब्टेन एन इक्वेशन लाइक दिस। अब मेरे पास देखो पार्शियल डेरिवेटिव्स चले गए, अब मेरे पास प्रॉपर डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, और ये देखो लेफ्ट हैंड साइड is totally a function of capital X now, and the right hand side is totally a function of time। और अब आप ये चीज इसके बारे में सोचना। अब इसके आगे मैंने बहुत सारी बातें कह रखी है, मैं आपको इसका क्रक्स बता देता हूँ। यू रीड इट आफ्टर द लेक्चर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा एक लेफ्ट हैंड साइड की एंटिटी अगर मैं अकेले पकड़ के देखूं तो इसमें ऐसी बातें हो रही हैं जो स्मॉल एक्स से रिलेटेड है। स्मॉल सी तो कांस्टेंट है, कैपिटल एक्स पूरा एक्स का फंक्शन है, उसको भी डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं एक्स की ही टर्म्स में। तो यहाँ ये एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर टाइम का अस्तित्व ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है टाइम वेरिएबल से। और उसी तरीके से राइट हैंड साइड पे जो काम चल रहा है ये देखिए, उसमें 1/T है। टी इज टोटली अ फंक्शन ऑफ टाइम अलोन, उसमें एक्स का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है 2 बार, वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है प्रॉपर, और कैपिटल टी में कहीं एक्स नहीं है। तो अगर राइट हैंड साइड की एंटिटीज का कलेक्शन देखें, उस दुनिया में एक्स का कोई नामो निशानी नहीं है। लेकिन इनके बावजूद ये दोनों चीजें क्या बोल रहे हैं कि सी स्क्वायर ले लो, एक्स से डिवाइड कर लो, और कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करो तो कुछ मिलेगा तुम्हें, समथिंग, लेट अस से अ क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से इस दुनिया वाले लोग कह रहे हैं कि कैपिटल टी ले लो विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको 1/t कर लो, d/dt स्क्वायर कर लो, सब कुछ टाइम 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 में हुआ, और बोल रहा है ये करने के बाद तुम्हें मिलेगा समथिंग, अनदर क्वेश्चन मार्क। एंड सरप्राइज, एक्स की दुनिया वालों ने जो आंसर निकाला और टाइम की दुनिया वालों ने जो आंसर निकाला वो दोनों इक्वल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि इस क्वेश्चन मार्क में स्मॉल एक्स का कोई नामो निशानी ना हो, और इस वाले क्वेश्चन मार्क में स्मॉल टी का कोई नामो निशान ना हो। और अब जब कैपिटल टी सिर्फ टी का ही फंक्शन था, और इस प्रोडक्ट को करने के बाद आपके क्वेश्चन मार्क में टी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क एक कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? आप बताओ। वुडंट दिस क्वेश्चन मार्क बी अ कांस्टेंट यस इफ सर, आई जरूर होगा सर। है ना? क्योंकि अब मैं कह रहा हूं कि इसमें टी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई टी का पार्ट रह जाए और इस वाले क्वेश्चन मार्क में कोई एक्स का पार्ट रह जाए, फिर ये दोनों बराबर कैसे होंगे? तो ये बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू टी एंड टी इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू एक्स। तो इस तर्क को लेते हुए हम ये मानते हैं कि भाई अगर आपकी इक्वेशन ये है, then there is only one possible outcome, that both the sides must be equal to a constant quantity which do not contain any variables। तो अब हमने ये कहा, एक सेकंड जरा मैं लिख लेता हूं। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है सी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एक्स इंटू d2x अपॉन dx स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। लेट अस नेम दैट कांस्टेंट एज a, एक स्मॉल a नाम दे देता हूं। और उसी तरीके से 1/t इंटू d2t अपॉन dt स्क्वायर मस्ट ऑल्सो बी द सेम कांस्टेंट। तो अब अपने पास ये आउटकम आ गया। इसको देखते हुए अपन ने एक लॉजिक लगाया, और उस लॉजिक से अपने पास अब ये निष्कर्ष है।
कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। क्या बोला सर? सर छूट गया सर, सुना नहीं। अब देखो आप, जो छूट गया ना उसको तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आपके लिए मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास में कोई कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर अपन बार बार रिपीट करें तो वी विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। हाँ सर, समझ ही नहीं आया सर, वही। अच्छा ठीक है, चलो वापस से बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। कहाँ से समझ में नहीं आया? मैंने ये कहा, यहाँ तक मैंने समझाया था कि अगर आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में ये कॉन्सेप्ट है और राइट हैंड साइड में ये कॉन्सेप्ट है, और ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो इसका एक ही आउटकम है कि ये दोनों चीजें एक कांस्टेंट के बराबर होंगी। लेट अस नेम द कांस्टेंट एज ए, ठीक है। ठीक है तो सर। अगर ये आउटकम जो है ये पूरा परफॉर्म करूं मैं, ये सी स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और अगर ये कांस्टेंट ना हो करके अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स होता, और अगर ये जो ब्लॉक है 1/t इंटू डी टू टी बाई डी टी स्क्वायर, अगर ये भी कांस्टेंट ना हो करके अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम होता, और टाइम इंडिपेंडेंट है, एक्स भी इंडिपेंडेंट है, तो फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ टाइम के बराबर कैसे हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए फिर हमारा निष्कर्ष ये निकला कि अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं हो सकता और ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये बराबर नहीं होंगे, और आपने कहा है कि बराबर है ये, तो इसका फिर एक ही निष्कर्ष होता है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होगा, ये कोई कांस्टेंट होगा। फिर ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होगा, ये भी कोई कांस्टेंट होगा, और चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एक ही कांस्टेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपन को अभी पता नहीं है वो कांस्टेंट कौन सा है। अब क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है। तो अब इसके चलते अपन ने कहा कि चलो भाई ये कांस्टेंट होंगे, सो लेट अस ट्रीट देम एज अ कांस्टेंट ए। अभी नहीं पता मेरे को क्या है ये ए, ठीक है। बट नाउ लेट मी टेक यू टू द टाइम फंक्शन। अब इस वाले ब्लॉक को देखना आप, ठीक है। सो दिस मीन्स d2t by dt स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स t। फिर मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, दैट मीन्स d2t by dt स्क्वायर माइनस a टाइम्स t इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये जो कैपिटल टी है इसको कुछ भी होने दो, लेकिन आप व्हाट डू यू नो अबाउट द नेचर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ दिस बार विथ रेस्पेक्ट टू टाइम? ये जो टॉर्शनली ट्विस्ट होकर के आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, इसकी एक चीज तो हम जानते हैं कि द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं? ये तो पहले से ही अपन मान के चल रहे हैं कि ये एसएचएम होगा तो इसकी मोड शेप्स बनेगी, और उतनी जितनी मोड शेप्स हैं, कितनी है, इनफाइनाइट मोड शेप्स है, उन सब की फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो वो फ्रीक्वेंसीज पता करने के लिए ही तो अपन चले थे। सो दिस इज द बेसिक प्रेमिस कि आपकी टॉर्शनल ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक हैं, और सिंपल हार्मोनिक किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में ही तो वाइब्रेशन हो रही है। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये बोल रहा है कि भाई जो टाइम के साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है अपनी, उसके अंदर यहाँ पर माइनस हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए टाइम का फंक्शन कैसा होना चाहिए? इट शुड ऑलवेज बी लाइक दिस। कोई सा भी वेरिएबल ले लो, लेट अस से साई, ठीक है, और साई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर साई सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंडिकेट करता है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी? आपको नींद से उठकर भी पता होना चाहिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी डी टू साई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस साई इंटू टी इक्वल टू 0। यही होगी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब अब अपने पास में एक यहाँ पर सॉरी टी नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ साई आएगा, और यहाँ पर ओमेगा एन स्क्वायर आएगा। ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर
साई आपका टाइम का फंक्शन है। अब ये साई जो है ये रैंडम वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है, ये वाई हो सकता है, ये कैपिटल एक्स हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, इट कैन बी थीटा, फाई, कुछ भी हो सकता है इनमें से। लेकिन अपने को पता है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसकी टाइम की डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही बननी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी परमिसिबल नहीं है, इसमें एक छोटा सा चेंज भी परमिसिबल नहीं है। राइट साइड पे जीरो के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, यहाँ पर प्लस ही आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें कंपलसरी हो गई आपके लिए। अब आप देख रहे हो आपका जो टाइम का फंक्शन है वो कैपिटल टी है, और आप उसका जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू ए करके उसको जरा रीअरेंज करके देख रहे हो तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है। तो एक चीज तो पता लग गई, द कांस्टेंट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ए, दिस कैनॉट बी पॉजिटिव। क्यों नहीं पॉजिटिव हो सकता? क्योंकि अगर ये ए पॉजिटिव है तो फिर मैं इस t को इधर मल्टीप्लाई करके जब लेफ्ट हैंड साइड पे ला रहा हूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस हो नहीं सकता, यहाँ पर प्लस होना कंपलसरी है क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, और टाइम का फंक्शन तो सिंपल हार्मोनिक बनना ही पड़ेगा, वरना फिर आपकी पूरी प्रेमिस ही खराब हो जाएगी। तो इस लॉजिक को लगाते हुए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये जो कांस्टेंट ए है जिसके बारे में मैं अभी तक तो कुछ नहीं जानता था, अब एक चीज जान गया हूं कि ये पॉजिटिव नहीं हो सकती, इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? ताकि टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बने वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंडिकेट करे। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको, ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब अपन इस प्रेमिस को लेते हुए अपनी एजम्पशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो बोल रहे हैं कि भाई सिंस ए कैनॉट बी नेगेटिव, सॉरी ए कैनॉट बी पॉजिटिव, देन नो प्रॉब्लम, लेट अस टेक इट एज माइनस ए। बस यही तो करना था ना भाई, कांस्टेंट तो है अभी भी। आपने ये कहा कि भाई ये पूरी चीज एक कांस्टेंट है, ये पूरी चीज एक कांस्टेंट है, और दोनों बराबर कांस्टेंट होंगे। अब आपने एक नया तर्क निकाल के लाया कि भाई टाइम वाला जो ब्लॉक है उससे एसएचएम की इक्वेशन बननी चाहिए, तो ये जो कांस्टेंट है ये पॉजिटिव नहीं हो सकती। अब चेक करें नेगेटिव लगा के कोई फायदा हो रहा है क्या? अब वापस से मैं इस इक्वेशन पे आया, आई वांट टू चेक दिस वन। देखो इसके बारे में मेरे को कोई बहुत बड़ी राय नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल एक्स का वेरिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो ये एस एच एम हो चाहे नहीं हो, आई डोंट केयर। टाइम वाला वेरिएबल जो है वो एस एच एम होना चाहिए, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपका फिर पूरा का पूरा जो वाइब्रेशन एक्चुअली सिस्टम में हो रहा है, फिर अगर वो एस एच एम ही नहीं रहे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फिर ये पूरी कहानी आप डिराइव ही नहीं कर सकते। Anyway, so now when you check it, you multiply t with the right hand side, you get d to t upon dt square equal to minus a into t. And now when you bring it to the left hand side, you get the perfect equation of SHM. d to t by dt square, इसी बात की लड़ाई थी, यहाँ प्लस आना चाहिए, अब आ गया प्लस a into t equal to right hand side 0. Now we are very happy. Yes, we see that the time variable is showing the nature of simple harmonic motion. और अब एक चीज बता दो, अब यहां पर जो ये कांस्टेंट a होगा, क्या मैं ये अब क्लेम कर सकता हूं कि ये आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ही होगा? राइट और रॉन्ग? भाई सिंपल हार्मोनिक है ना, तो यहां पर देखो मैं आपको बताता हूँ, आप ये काम पहले भी कर चुके हो, अभी ऐसे वेरिएबल के फॉर्म में देख रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम कैसी थी? अभी मैं थोड़ा सा डिविएट हो रहा हूँ टॉपिक से। इसका डेरिवेशन किया था आपने, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन आया था डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम टाइम्स वाई इक्वल टू 0। ये इस सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर आपसे पूछा गया कि अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपने बोला यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको
ओमेगा एन स्क्वायर मान लो, तो इसलिए आपको ओमेगा एन क्या आता है, अंडर रूट के बाई एम आता है। याद आया कि नहीं आया आपको? दिस वाज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ योर स्प्रिंग मास सिस्टम। और y का जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है उसका अंडर रूट ही हमेशा नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। नहीं याद आया? स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है? कोई सा भी एक वेरिएबल ले यस लो। सर, आ गया सर। आ गया ना? हाँ। तो अब इसी लॉजिक को लगा के क्या मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो सिंपल हार्मोनिक है, ये वाला ब्लॉक देखो, तो हटा दो। तो ये जो ए है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है कि नहीं है? क्योंकि कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसएचएम, it will be d2t by dt square plus omega n square times t equal to 0, ये होगा। तो अब ये कंपेयर होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ पर ओमेगा एन स्क्वायर बैठता है हमेशा, तो ये ए ही होगा, राइट? नहीं समझ में आया? यस सर। देखो ऐसा है बेटा, बीच बीच में कोई एक जना थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना, क्योंकि अपन एक दूसरे को देख तो पा नहीं रहे। तो अगर पूरी क्लास में चुप्पी रहेगी तो मेरे को समझ में नहीं आता कि आप लोग इसको क्लैरिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। तो एटलीस्ट 1% टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू टेल मी कि नहीं समझ में आया, वापस से समझाएंगे अपन, ठीक है? लेकिन अगर समझ में आ गया है तो ऑल ऑफ यू कैन रिस्पॉन्ड और 1% कैन रिस्पॉन्ड, लेकिन एक बार फीडबैक जरूर देना, ठीक है? एनीवे, तो अब मेरे को दूसरी चीज भी पता लग गई कि ये जो कांस्टेंट है ए, जिसको मैं मान रहा हूं, जिसको अभी तक मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या है, तो अब मेरे को एक और बात पक्की हो गई कि ये जो है ये मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ही है। तो अब ये दो बातें लेकर के, कौन सी दो बातें लेकर के? पहली बात कि कांस्टेंट जो मेरा था ए वो नेगेटिव है, पहली बात सिद्ध हो गई, तो मैंने माइनस ए तो लिख ही दिया। फिर दूसरी बात मुझे ये भी क्लियर हो गई कि ये जो ए है ये मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ही है। तो क्यों ना प्रोएक्टिवली मैं इसको माइनस ए लिखने की बजाय सीधे ही माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर लिख दूं। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है, आप बताओ? कैन आई डू दिस और नॉट? ये देखो, अपन ने यहाँ पे कहा ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, और ये दोनों कांस्टेंट बराबर है। और अब इतनी सारी तर्क करने के बाद, इतना सारा डेलिबरेशन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये ब्लॉक जो एक कांस्टेंट की तरफ इशारा कर रहा है वो कांस्टेंट माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर है। बस इतनी सी बात हो रही है। और उसी तरीके से ये जो ब्लॉक जिस कांस्टेंट की तरफ इशारा कर रहा है वो कांस्टेंट माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर है। दो स्टेजेस में तर्क किया अपन ने। पहला स्टेज तो ये था, अपन ने ये प्रूव किया कि ये जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, तो माइनस साइन आया। फिर दूसरा तर्क ये था कि भाई ये जो कांस्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा एन का स्क्वायर ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब मैं कह रहा हूं तो इसको एक अननोन कांस्टेंट की तरह क्यों लिखे, अपन सीधे सीधे लिख देते हैं ना कि ये कांस्टेंट माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? यस सर। ठीक है, तो अब यहां से अपन आगे चलते हैं। और लेकिन यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, यहां तक पहुंचने के बाद ये बातें नहीं करनी है। यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आपको लिख के समझाई है। कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, कुछ भी हो सकता है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है? फिर ये मैंने आपको लेके बताया कि अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या प्रॉब्लम होती, ये भी नहीं लिखना। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई ये सारी चीजें आपकी सिंपल हार्मोनिक बनाने के लिए यहाँ पे प्लस 80 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका ओमेगा एन अंडर रूट ए ही होगा, ये बातें भी नहीं लिखनी। ये सब समझाने के लिए था, जो अभी मैंने आपको समझाया है वो नोट्स में भी लिख के समझा दिया। आपको सीधे क्या करने का है ये देखो। इन योर एग्जाम व्हाट यू हैव टू डू इज
आपने ये चीज लिखी, सब्स्टिट्यूट करी, एंड यू डायरेक्टली राइट दिस विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये निकाला, वेव इक्वेशन के अंदर जाकर के सब्स्टिट्यूट किया, और उसके बाद सीधे लिखा देयरफॉर वी हैव, बस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, आपको समझाने के लिए था कि ये माइनस ओमेगा एन स्क्वायर क्यों लेते हैं, और ये कोई किताब में भी नहीं समझाता है। यू टेक अप एनी बुक, इट इज माई चैलेंज, उसमें सिर्फ इतना कहते हैं कि दिस हैज टू बी अ नेगेटिव कांस्टेंट। क्यों? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। एंड देयरफॉर लेट अस राइट इट एज माइनस ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, उनका, मेरा खुद का दिमाग घूम गया। मैंने बोला यार ये क्या मतलब है, जबरदस्ती, मतलब आपने यहाँ तक तो डेरिवेशन सब कुछ तरीके से किया, फिर एकदम से हवा से उठा के माइनस ओमेगा एन स्क्वायर रख दिया। लेकिन इसके पीछे का रीजन आपको समझाया मैंने, ठीक है। बट इन राइटिंग योर क्वेश्चन आंसर, जो एग्जाम में आप करोगे, आपको वही काम करना है जो किताबों में किया हुआ है। नो एक्सप्लेनेशन इज supposed to be written by you. You simply write that this constant will be equal to minus omega n square, बस, ठीक है। अब उसके बाद इसको आगे ले जाके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो क्या आता है, पहला वाला जो ब्लॉक है वो क्या बन जाएगा, ये देखो, ये सारा तर्क वर्ग खत्म हो गए, यहाँ पे अपन सीधे यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई ये ब्लॉक इक्वल टू ये ब्लॉक इक्वल टू माइनस ओमेगा एन स्क्वायर, वी फाइनली पुट, बस, नो एक्सप्लेनेशन। अब इस वाले ब्लॉक को माइनस ओमेगा एन के साथ इक्वल करूंगा तो ये इक्वेशन बनती है, और इस वाले ब्लॉक को माइनस ओमेगा एन स्क्वायर के इक्वल करूंगा तो ये इक्वेशन बनती है। अब देखो, दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई आपके पास, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से अपन चले थे, कैपिटल टी और कैपिटल एक्स अपन ने दो फंक्शंस माने हैं विच आर सोनली फंक्शंस ऑफ टाइम एंड एक्स ओनली। उससे अपने को दो सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल गई, ठीक है। लेकिन अब ये जो दो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस है। इस वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा एन है, और इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा एन बाय सी है। कैपिटल एक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन में ओमेगा एन बाय सी इज द फ्रीक्वेंसी, और कैपिटल टी की डिफरेंशियल इक्वेशन में ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे आया, दो डिफरेंशियल इक्वेशन, कैन यू डू दिस? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद सीधे आपको लिखना है, वी ऑलरेडी नो द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू दीज टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। बोला कि भाई सिंपल हार्मोनिक की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना दोनों, फ्रीक्वेंसी कुछ भी होने दो, यहाँ पे ओमेगा एन बाई सी हो या कुछ भी हो, कुछ भी फ्रीक्वेंसी होने दो, लेकिन दोनों इक्वेशन एसएचएम है, तो एसएचएम का जनरल सॉल्यूशन हमें याद है। तो आपने कहा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैपिटल एक्स की, उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैपिटल टी की, उसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा। अब आप ये भी मत सोचना कि अब यहां पर मैंने शॉर्टकट ले लिया है, क्योंकि ये चीज कैसे आती है, आप लोग अपने नोट सेट नंबर 3 पे जाएं, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन की, और उसमें पेज नंबर 3 ऑफ 7, थर्ड पेज पे जाएं। तो यहां पर देखो, अपन बिल्कुल बेसिक स्प्रिंग मास सिस्टम की बातें ही कर रहे थे, थर्ड नोट की बात कर रहा हूं। अभी अपन 20वां नोट सेट पढ़ रहे हैं, वी आर एट सेट नंबर 20, एंड आई एम टेकिंग यू बैक टू योर फर्स्ट मिड टर्म सिलेबस, थर्ड नोट। तो उसमें मैंने जनरल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और इसका जो सॉल्यूशन है उसको कैसे लिखते हैं, ये देखो, लुक एट इक्वेशन नंबर 5। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि y इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी b कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्मेट में इसका सॉल्यूशन आता है, ये अपन पढ़ाई कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए अब यहाँ पर जब मैं डेरिवेशन करूंगा तो पिछला ये गया बीता पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, मैं सीधे यहाँ पर लिख दूंगा
ये एसएचएम है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन बाई सी है ना, तो ये लो सॉल्यूशन। कैपिटल टी एसएचएम है ना, बिल्कुल है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन है, ठीक है, तो ये लो सॉल्यूशन, बस सीधे छापना है। अब चूंकि दो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक सेट में तो कांस्टेंट्स मैंने ए और बी यूज कर लिए, तो दूसरे में मैं सी और डी यूज कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम आई क्या, ये बताओ। नो सर। अब उसके बाद आपने ये कहा कि भाई ये काम करके मैंने कैपिटल एक्स का एक्सप्रेशन ही जनरेट कर लिया, और कैपिटल टी जो अभी तक अननोन था उसका एक्सप्रेशन ही जनरेट कर लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, ये जो कांस्टेंट्स हैं इनके अंदर, ये जो ए बी सी डी, ये कांस्टेंट्स और कहीं से पता लग जाए तो मेरा तो काम बन जाए। लेकिन जो भी है, कम से कम कैपिटल एक्स और कैपिटल टी का हुलिया तो मिल गया। एंड नाउ यू गो बैक एंड से कि भाई देखो, हमने तो पहले ही ये अज्यूम करके चले थे, क्या अज्यूम किया था कि माई थीटा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, और वेरिएबल सेपरेबल के तौर पे मैंने अज्यूम किया था कि थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड टी, यही मेरा थीटा हो। तो अब आपको क्या करने का है, कैपिटल एक्स का एक्सप्रेशन ले आओ, कैपिटल टी का एक्सप्रेशन ले आओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और बोलो कि ये मेरे थीटा का एक्सप्रेशन है। कैसे किया, बोला कैपिटल एक्स का एक्सप्रेशन कहाँ है, ये रहा, कैपिटल टी का एक्सप्रेशन कहाँ है, ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करो और बोलो थीटा है ये मेरा, ये रहा। तो थीटा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स है, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी, बस सॉल्यूशन तैयार हो गया आपका। अब इसमें क्या है, ये कैपिटल ए बी सी डी, एंड दीज आर फाउंड बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो अब आपको जो आज मैंने सुबह एक बात बताई लेक्चर की शुरुआत में, सेकंड स्टेप, सॉल्व द वेव इक्वेशन टू गेट द जनरल सॉल्यूशन, ये अपना खत्म हो गया। अपन ने क्या करा, अपन ने कहा कि ये ही हमारा जनरल सॉल्यूशन है, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। आंसर टू स्टेप नंबर 2, सॉल्व द वेव इक्वेशन टू गेट द जनरल सॉल्यूशन। तो आपका थीटा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी सामने प्रकट हो गया, सॉल्यूशन हो गया अपना। अब इस सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अपन को ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी बाउंड्री कंडीशन लगा करके पता करनी होती है। और ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो ही हैं जो कि इन फॉर्मेट्स में आती है, फिक्स्ड फ्री, उसका पूरा आगे डेरिवेशन चलेगा, फिक्स्ड फिक्स्ड उसके लिए अलग डेरिवेशन चलेगा, और फ्री फ्री इसके लिए अलग डेरिवेशन चलेगा। तो एक बार आपने अपना स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया। अब जनरल सॉल्यूशन से जो आप अपना फाइनल परफेक्टेड सॉल्यूशन यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वेशन और मोड शेप निकालते हैं, उसके लिए फिर आपको इन तीनों में से किसी एक में एंट्री लेनी पड़ेगी। बोलो कि भाई आप बताओ, मैं फिक्स्ड फिक्स्ड के लिए जाऊं, या फ्री फ्री के लिए जाऊं, या फिक्स्ड फ्री के लिए जाऊं। एक बार ये बात आप बता दोगे, उसके बाद ही स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 पे जाने से पहले आपको रुक करके ये उल्टा पूछना है कि भाई देखो, यहां से 3 रास्ते जाते हैं, अब मेरे को पहले ही बता दो कि फिक्स्ड फिक्स्ड पे जाऊं, फिक्स्ड फ्री पे जाऊं, या फ्री फ्री पे जाऊं। ठीक है, सो नाउ let us understand how these are accomplished. Now we are going to step number 3. Step number 3 के अंदर आपको क्या करना होगा, इस जनरल सॉल्यूशन पे कोई एक बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं, लेट अस गो फॉर फिक्स्ड फ्री। तो फिक्स्ड फ्री का मतलब क्या होगा, योर शाफ्ट विच इज टॉर्शनली ऑसिलेटिंग इज नाउ लाइक दिस, एक एंड को आपने फिक्स कर दिया, दूसरा एंड फ्री है। नाउ दिस इज द सिचुएशन। देखो, ये बाउंड्री कंडीशन लगाना होता है, ठीक है, और आपकी ये जो पोजीशन है, दिस इज x इज इक्वल टू 0,
और ये जो फ्री एंड है दिस इज x इज इक्वल टू l, ठीक है, एंड दिस इज फिक्स्ड फ्री बाउंड्री कंडीशन। अब आपका जो जनरल सॉल्यूशन आपने निकाला है उसको आप जांच करोगे कि भाई फिक्स्ड फ्री बाउंड्री कंडीशन पे वो जनरल सॉल्यूशन किस तरह से बिहेव करती है। अब आपकी शाफ्ट अगर इसी तरीके से टॉर्शनली ऑसिलेट कर रही है, टू एंड फ्रो, ट्विस्ट हो रही है, अनट्विस्ट हो रही है, लेकिन एक साइड फिक्स कर रखा है, तो उसकी बाउंड्री कंडीशंस कैसे बनती है? भाई मेरे को पता है कि जो लेफ्ट साइड है वो फिक्स्ड है, तो वहां पर थीटा कितना होगा, कोई बता सकता है? ये जो ट्विस्ट हो रहा है ना थीटा का, what will be the value of theta at the left hand side where the shaft is fixed? बताओ। 0। जीरो, सिंपल लॉजिक। तो इस बाउंड्री कंडीशन को कैसे लिखा जाता है? द वैल्यू ऑफ थीटा एट x equal to 0 is 0. This is the first boundary condition for fixed free setup. अब x is equal to l पे मैं एक और बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा। अब ये थीटा की बाउंड्री कंडीशन में लगा नहीं सकता क्योंकि फ्री एंड है, तो यहाँ पर जरूर कोई थीटा का ट्विस्ट पैदा हो ही रहा होगा, फ्री है ना, तो वहां पर ट्विस्ट चल रहा है। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जहां पर फ्री एंड आ गया उसके आगे राइट साइड में मटेरियल नहीं है, देयर इज नो मटेरियल टू द राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब थीटा का वेरिएशन जो एक्स के साथ में हो रहा है वो चीज मेरी जीरो हो जाएगी। सो दिस इज द थिंग दैट आई नो, दैट डॉ थीटा बाय डॉ एक्स, यानी कि थीटा जो है यहां पर जीरो है, यहां पर कितना थीटा है, कुछ वैल्यू है, आगे चलो यहां पर कितना थीटा है, कुछ वैल्यू है, यहां पर चलो कुछ वैल्यू है। सो ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द शाफ्ट as you move from the left side to the right hand side, you see there is a continuous variation of theta with respect to x, or rather you say that the gradient dou theta by dou x exists, यानी कि x के रेस्पेक्ट में थीटा चेंज होता हुआ पाया जाएगा हर पॉइंट पे जब आप लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ चलोगे। लेकिन जैसे ही आप इस एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, फ्री एंड पे पहुंच गए, अब इसके आगे तो मटेरियल ही नहीं है, तो इसीलिए यहां पर जाकर के जो आपका वेरिएशन ऑफ डॉ थीटा बाय डॉ एक्स है ये बन जाएगी जीरो, दिस विल सीज टू एग्जिस्ट। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द second boundary condition that we apply for fixed free end. So we simply say that the gradient of theta with respect to x at x is equal to L is 0. तो ये जो दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये दो बाउंड्री कंडीशंस आपकी फिक्स्ड फ्री सिचुएशन के लिए याद करनी है आपको। तो कभी भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए भाई फिक्स्ड फ्री सिचुएशन के लिए टॉर्शनल वाइब्रेशंस ऑफ शाफ्ट की पूरी डेरिवेशन करो, मोड शेप बनाओ, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन बनाओ, सब कुछ बनाओ, तो इससे पहले के जो दो स्टेप्स हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, वो तो बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, वो चलते रहेंगे। आपने जनरल इक्वेशन भी डेवलप कर ली स्टेप नंबर 2 के एंड पे, और अब स्टेप नंबर 3 पे आपने फिक्स्ड फ्री कंडीशन को चूज किया, और फिक्स्ड फ्री कंडीशन को चूज करने का मतलब है आपकी बाउंड्री कंडीशंस ये दो हो गई। दिस इज योर बाउंड्री कंडीशन, द वैल्यू ऑफ थीटा एट x is equal to 0 is 0 and the value of the gradient dou theta by dou x at x is equal to L is equal to 0। ये सारी बातें भी आपको नहीं बतानी। कौन सी बातें? कि मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चलूंगा, हर जगह मुझे थीटा का वेरिएशन प्राप्त होता जाएगा, लेकिन फ्री एंड पे मटेरियल खत्म हो गया तो इसीलिए वेरिएशन ऑफ थीटा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो फिर जीरो आ जाएगा। नहीं बतानी आपको, तो सीधे बात करनी है। फिक्स्ड फ्री एंड दिया है आपने, ये पकड़ो बाउंड्री कंडीशंस, खत्म। फिक्स्ड फ्री एंड की दो बाउंड्री कंडीशंस ये हैं। क्यों है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दैट्स इट। एग्जाम में डिटेल नहीं लिखनी, एग्जाम में काम की बात, टाइम सेविंग, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको? ये बता दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोलता चला जाऊं और आप लोग बिल्कुल ही भटक जाओ रास्ते से। इज दिस क्लियर और नॉट?
यस सर। क्या हो गया? सर ये सेकंड वाली वापस बताना थोड़ा। हाँ, ये वाला यस सर। देखो, डॉ थीटा बाय डॉ एक्स का मतलब क्या है? डॉ थीटा बाय डॉ एक्स का मतलब है मैं इस शाफ्ट को पकड़ के ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो थीटा चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि पकड़ रखा है मैंने। लेकिन थोड़ा सा आगे आकर के मैं पूछूं भाई यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आया क्या? बोला हाँ साहब थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, क्योंकि ये तो फ्री नहीं है, सॉरी फिक्स्ड नहीं है, तो इतना सा ट्विस्ट आया। तो बोला चलो थोड़ा और आगे चलो, यहाँ पर बताओ कितना ट्विस्ट आया। तो बोला सर ज्यादा ट्विस्ट आया, क्योंकि अब आप लेंथ बढ़ाते जा रहे हो। फिर बोला कि चलो और थोड़ा आगे चलो, अब बताओ कितना ट्विस्ट आया। थीटा जांच रहा हूँ मैं, ये सब थीटा की वैल्यूज हैं। थीटा थीटा यहाँ पर बोला अब ये थोड़ा और लेंथ मिला है मेरे को, तो यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा ट्विस्ट हो गया, तो दिस इज थीटा। और आगे गए फ्री एंड पे आओगे तो आपको बहुत ज्यादा थीटा मिलेगा, काफी सारा ट्विस्ट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आए उसके बाद अगर आप थीटा की वैल्यू पूछो क्या है, तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है वहां पे। तो x इज इक्वल टू एल से आगे थीटा का अस्तित्व ही नहीं है, तो ये ग्रेडियंट कैसे आएगा? अब आप ये जो ग्रेडियंट है डॉ थीटा बाय डॉ एक्स, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि x बदलने के साथ, ये x1 है, ये x2 है, तो यहाँ पर थीटा 1 मिला, यहाँ थीटा 2 मिला, यहाँ x3 है तो यहाँ थीटा 3 मिला, यहाँ x4 है तो यहाँ पे थीटा 4 मिला। तो x बदलने के साथ थीटा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये बताओ आप। यस सर बदल रहा है। हाँ, तो जब तक आपका मटेरियल एग्जिस्ट करता है तब तक ये चेंज ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट करेगी। जहां मटेरियल खत्म वहां पर चेंज ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू x भी खत्म। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर क्लियर है। तो इसीलिए ये बाउंड्री कंडीशन फॉर फ्री एंड इज ऑलवेज रिटन एज द वैल्यू ऑफ डॉ थीटा बाय डॉ एक्स एट x इक्वल टू l विल डेफिनेटली बी 0। ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन बन गई। तो फिक्स्ड फ्री के लिए ये तो फिक्स्ड एंड की बाउंड्री कंडीशन और ये फ्री एंड की बाउंड्री कंडीशन, दिस इज इट, ठीक है? अच्छा, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अब इसका आगे का जो सॉल्यूशन है ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, आज ही की क्लास में जो अपनी 12:30 बजे है। इस अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन मैं अभी पूछ रहा हूँ। मैंने शाफ्ट के दोनों एंड्स को फिक्स कर दिया। आई हैव फिक्स बोथ द एंड्स, so you can see just a dotted profile like this. This is x is equal to 0, this is x is equal to l, यानी कि लेंथ ऑफ शाफ्ट। बाउंड्री कंडीशंस बता दो आप मेरे को। गलत हो गया तो गलत हो गया, सही हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% कंसोलिडेट हो जाएगी। मैं इस शाफ्ट को ट्विस्ट कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू ट्विस्ट इट फ्रॉम ऑल साइड्स। What are the boundary conditions? Now this is called as fixed boundary condition. ये fixed है। The theta equals to 0 at both end. Very good. Theta at x is equal to 0 is 0. फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, यानी कि पहले फिक्स्ड एंड के लिए। और दूसरे फिक्स्ड एंड पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा एंड पे भी आपका थीटा चेंज नहीं हो सकता, वहां पे भी आपने पकड़ लिया। तो बीच का मटेरियल थोड़ा बहुत ट्विस्ट होगा बस, और दोनों कोनों के जो मटेरियल्स हैं वो बिल्कुल जड़ हो गए, फिक्स हो गए। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन बिकम्स अगेन फॉर थीटा। अब की बार मैं ग्रेडियंट की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को थीटा की ही इंफॉर्मेशन पता है वहां पे। सो थीटा एट x इज इक्वल टू l इज ऑल्सो इक्वल टू 0।
दिस इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर फिक्स्ड कंडीशन। अब देखो जिसने भी ये जवाब दिया मैं जानता नहीं, बट दैट पर्सन हैज एक्चुअली गॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग। चलो अब और कंसोलिडेट कर लो, बिल्कुल ही पक्का हो जाए नॉलेज इस बारे में। आप साथ साथ में डिफरेंशियल कैलकुलस, मैकेनिक्स सब सीख रहे हो ये सब पढ़ करके। फ्री बाउंड्री कंडीशन यानी कि किसी भी तरफ से पकड़ नहीं रखा है, टोटली आपकी शाफ्ट फ्री है, लेफ्ट हैंड से भी फ्री है, राइट हैंड से भी फ्री है, और साथ में ट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग सब चल भी रही है आपके शाफ्ट की। सो थीटा द ट्विस्ट इज आल्सो प्रेजेंट। ये x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू l है। गिव मी द बाउंड्री कंडीशंस, बताओ। ट्राई करो, गलत हो गया तो हो गया, सही हो गया तो बहुत अच्छी बात। व्हाट शुड बी द दो बाउंड्री कंडीशंस? दो सर ये थीटा टेस्ट बाय होगा क्या? 2x हम्म at x is equals to 0 is हम्म equal to 0। वेरी गुड। सेकंड वाली बताओ। दो थीटा बाय 2x at x is equals to l हम्म is equal to l, वो 0। हो गया ना काम खत्म। अब आपके सिलेबस में 3 बाउंड्री कंडीशंस हैं, 3 ही बनेगी भाई। एक भाई दो दो कोने हैं तो कुल मिला के 3 ही बाउंड्री कंडीशन बनेगी। या तो दोनों को पकड़ लो, या तो दोनों को छोड़ के रख दो, या किसी एक को पकड़ लो, एक को फ्री कर दो। बस 3 ही तो कंडीशन बनती है आपके बार के लिए, बीम के लिए और थ्रेड के लिए। मतलब आपके सिलेबस में 3 चीजें हैं, शाफ्ट की टॉर्शन, बार की लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन और स्ट्रिंग्स की ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। इनकी जो 3 बाउंड्री कंडीशन बनेगी यही है बस। तो अभी आपने जो बाउंड्री कंडीशन सीख ली, इसके साथ में आपने तीनों की बाउंड्री कंडीशन सीख ली सारे कंडीशंस के लिए। ये फ्री के लिए हो गया, फिक्स के लिए हो गया और फिक्स्ड फ्री के लिए हो गया। ठीक है। अब इन बाउंड्री कंडीशंस को लेकर के अपन अपने जनरल सॉल्यूशन से कैसे इनकी फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, कैसे अननोन कांस्टेंट्स निकालते हैं, और कैसे मोड शेप ड्रॉ करते हैं, ये अपन अब आज दोपहर वाली क्लास में सीखेंगे। ठीक है। तो जो बच्चे अभी इंटरेस्ट से इन चीजों को समझ चुके हैं यहाँ तक, वो अब अगली क्लास जरूर अटेंड करें, फ्रेश होकर के बैठें। 12:30 पे अपनी क्लास होगी। थोड़ा सा अगर आपको सोना है, रेस्ट करना है तो कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स थोड़े से टफ हैं। यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक बार समझ गए उसके बाद तो फिर आप रट लेना इन सब चीजों को, क्योंकि रट लोगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में स्पीडली आप इसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। So I will stop the lecture here. Let me take your attendance first.